जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज अपने चर्चा करेंगे रीट भर्ती 2021 है, उसमें बहुत सी बातों को लेकर अभ्यर्थियों के मन में जो शंका है, मैं आज इस वीडियो में उस पूरी जो आपके मन में शंका है किन किन बिंदुओं को लेकर उनकी चर्चा करूंगा। जैसे क्या एडिशनल वाले हैं उनको शामिल किया जाएगा, क्या हमारा एक से अधिक विषय में अगर सिलेक्शन होता है तो हमें जिला आवंटन होगा तो वो कैसे होगा, क्या बाहर के जो अभ्यर्थी है उनको आरक्षण का लाभ देय होगा, या ऐसी महिला अभ्यर्थी जो क्या है दूसरे स्टेट की और उसने यहाँ पे शादी कर ली है तो क्या वो यहाँ पे ओबीसी या एससी एसटी में काउंट होगी, या आपको आवेदन फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपके एज को लेकर, आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, हर एक बिंदु पे मैं आज यहाँ पे आपके से चर्चा करूंगा। हर एक पॉइंट वाइज अपने जो विज्ञप्ति है उसका अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और इस एक जैसे अर्हता को लेकर भी बहुत बच्चों के मन में शंका है, जैसे जो यहाँ पे 45%, 50% जो इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं भर्ती की जो विज्ञप्ति है उसमें, तो हर एक बिंदु पे मैं आपसे आज चर्चा करूंगा और इस एक पूरे वीडियो में आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा जो भी आपके मन में शंकाएं आ रही। चलो चर्चा करते हैं। जो आपकी भर्ती रीट भर्ती 2021 है उसमें जो आपको नव वर्ष का जो तोहफा दिया गया है, तो इस नव वर्ष के तोहफे पर आप सभी को एक बार से पुनः मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप सभी जो इस नए वर्ष में एक अध्यापक के पद को सुशोभित करें। जो भी इसमें चयन हो और जो इसमें भर्ती में चयन नहीं हो पाए उनके लिए रीट 2022 है वो अभी मई में उसकी घोषणा हो चुकी है, वो होगी। और सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां भी क्या है अभी जल्द ही अनाउंस होने वाली है, जल्द ही विज्ञप्ति उनकी जारी होने वाली है। तो अधिकांश बच्चे हैं वो क्या है बहुत अच्छे 2022 है उनके लिए, सभी हम सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चलो रीट भर्ती 2021 में आप लोगों को आवेदन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है या जो आपके मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही है उन सभी का समाधान है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से करना चाहूंगा। यहाँ पे देखते हैं अपने कर रहे हैं नॉन टीएसपी एरिया की जो भर्तियां हैं और कौन सी जो 6 से 8 लेवल सेकंड है उसकी, चाहे साइंस मैथ की है और या क्या है आपके एसएसटी की है या कोई लैंग्वेज का टीचर है उनके। परंतु यहाँ पे नॉन टीएसपी को देखकर जो टीएसपी वाले अभ्यर्थी है या क्या है कि जो बाहर के अदर स्टेट के अभ्यर्थी है वो भी क्या है एकदम ये मत सोचो भी ये नॉन टीएसपी के लिए हमारे लिए नहीं है, नहीं। इस नॉन टीएसपी की जो जितने भी पद है उन सभी के लिए टीएसपी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के जो भी अभ्यर्थी है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और राजस्थान राज्य के बाहर के निवासी भी इसके हेतु क्या होंगे पात्र होंगे। तो ये यहाँ पे नॉन टीएसपी के संबंध में यहाँ पे अपने जो भी पद है यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे हर एक सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सबसे अधिक पद है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं 4330 4330 पद है। तो यहाँ पे पदों का वर्गीकरण दिया गया है जिसमें MRVIHI ये विशेष शिक्षा से रिलेटेड है, MR मेंटली रिटार्डेड, VI विजुअली इंपेयरमेंट और हियरिंग इंपेयरमेंट। तो यहाँ पे ये विशेष शिक्षा के पद है जो इन 3 कॉलम में दिए गए हैं। यहाँ पे पदों का विवरण है, परंतु आगे जो आपके मेन बात आने वाली है उस पे आते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि। यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हालांकि 10 तारीख से 9 फरवरी तक आप क्या आवेदन कर सकते हो, परंतु आपसे मैं ये कहूंगा आप अंतिम समय का इंतजार मत करो। आप क्या है अंतिम समय का इंतजार किए बिना ही 10 तारीख को जैसे ही आपके आवेदन खुलते हैं आप 15-20 तारीख तक है वो क्या है कि आप अच्छे से आवेदन है वो फिल करें। आगे बात करते हैं आपके लिए सामान्य निर्देश। जो आपके लिए वरीयता सूची बनेगी वो किस हिसाब से बनेगी, लेवल सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। लेवल सेकंड की वरीयता सूची है वो किस प्रकार से बनेगी, इस बिंदु की आगे भी मैं चर्चा करूंगा।
जैसे जो आपकी रीट भर्ती 2021 है, लेवल द्वितीय में न्यूनतम कितने अंक आपके आने चाहिए। ठीक है, ये यहां पे दिया हुआ है। अनारक्षित सामान्य के लिए 60 है, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस है या अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए क्या है, SC ST के लिए 55। ये यहाँ पे वर्गीकरण दिया है, सिंपल सी बात है, आपको रीड आउट करते ही पता चल जाएगा। यहाँ पे कोई आपको बताने लायक नहीं है, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे अपने जहां पे कंफ्यूजन होगा वहां पे चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने इस पे। यहाँ पे देखो, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, ये नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र की ये जो रिक्तियां हैं, इस पे अनुसूचित क्षेत्र और राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थी है वो पात्र होंगे और निर्धारित तिथि के बाद में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना, अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। ये नहीं होगा कि आप एक ही आवेदन में जो आप सभी सब्जेक्ट, अभी मेरा तो SST भी बन रहा है, हिंदी भी बन रहा है, SST भी बन रहा है, इंग्लिश भी बन रहा है, इस प्रकार आप दोनों को एक साथ में आवेदन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन है वो करना होगा और उसके साथ साथ अलग अलग फीस भी आपको देनी होगी। और फीस देते समय क्या ध्यान रखना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चाहे आप क्या है कि खुद घर पे ही फॉर्म फिल कर रहे हैं, किसी ई मित्र के पास में नहीं गए, परंतु फिर भी एक फी जो क्या है अधिकांश बच्चे भूल जाते हैं, उसके संबंध में मैं आपको बताऊंगा। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी एकदम स्पष्ट चीजें लिखी गई है। अगर आपको जैसे आवेदन करने के संबंध में मैं आपको बताता हूं, अगर आपका आवेदन भूलवंश कोई त्रुटि रह जाती है उसमें, तो आपको क्या है दोबारा से नया आवेदन ही करना पड़ेगा। और दोबारा से आप चाहे 2 बार आवेदन करेंगे, 3 बार आवेदन करेंगे, तो जो अंतिम बार आवेदन किया हुआ होगा वही वैलिड माना जाएगा। अगर उस अंतिम आवेदन में भी गलती है तो इसका मतलब ये अभ्यर्थी की गलती है, डिपार्टमेंट की कोई भी गलती नहीं। और इन सभी आवेदन में आपको जो रोल नंबर है रीट के और प्राप्तांक, पूर्णांक, उत्तीर्ण कब किया है, विश्वविद्यालय बोर्ड, जो भी आपकी शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता है, रीट है, उनसे सभी से संबंधित है, ये जानकारी आपको इसमें भरनी होगी। आगे अपने बात करेंगे कि कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता है, उसकी आगे अपनी चर्चा करेंगे। अभी आगे बात करते हैं। ये 9, 10, 11 पॉइंट है, इसमें आपको कोई इसमें ध्यान देने वाली बात है नहीं, क्योंकि इसमें आरक्षण और नियुक्ति के दिशा निर्देश है, वो क्या है कि कभी भी चेंज कर सकती है गवर्नमेंट, ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पे आवेदन करते समय आपको फी के संबंध में मैं बात बताना चाहूंगा। फी जैसे क्या है, सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर, एक तो ये क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर है, वो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता। क्रीमिलियर श्रेणी वो होती है जैसे ओबीसी के ऐसे बच्चे, ठीक है, जो क्या है कि या अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के ऐसे बच्चे जो निर्धारित जो आय है उनकी उनसे अधिक आय है, मतलब उनको ओबीसी का लाभ नहीं मिलता। जो क्रीमिलियर में आते हैं उनको ओबीसी का लाभ नहीं मिलता। तो चाहे सामान्य वर्ग के हैं, चाहे क्रीमिलियर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर के हैं, या राजस्थान राज्य के भिन्न अन्य राज्यों से है, उनका आवेदन शुल्क क्या होगा, 100 रुपए। बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, जो क्या है कि क्रीमिलियर में आते हैं, है ओबीसी के, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग के, क्रीमिलियर में आते हैं, परंतु वो क्या है 70 रुपए आवेदन करते हैं, जो क्या है बिल्कुल ही गलत है, और वहां पे उनका फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जाता है। फिर वो कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन छोटी छोटी सभी बातों की मैं चर्चा करूंगा, जहां से आपसे जहां पे गलतियां हो सकती है और वह गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी, तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हाँ, जो नॉन क्रीमिलियर श्रेणी में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए 70 रुपए। और जो क्या है SC ST के अभ्यर्थी या शहरिया के हैं उनके लिए 60 रुपए हैं। और राजस्थान राज्य के सभी वर्ग के निशक्त जन और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख से कम है, उनके लिए आवेदन शुल्क भी 60 रुपए। अब यहाँ पे आपके
आगे बताता हूं मैं। यहां पे आपको मैंने एक बार पहले भी बता दिया कि जो जो आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उनके लिए आवेदन शुल्क भी अलग अलग लगेगा। अब यहां पे बात करते हैं कि आपको आवेदन कहां पे जाके करना है। आपको आवेदन है वो अपनी एसएसओ आईडी से करना है। www.sso.rajasthan.gov.in है, इस पे एसएसओ आईडी पे जाके आपको आवेदन करना है। अगर एसएसओ आईडी पे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा तो सबसे पहले क्या है, वहां पे एसएसओ आईडी पे आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने पे इसका लिंक आएगा। कितनी तारीख को? 10 जनवरी को इसका लिंक आएगा। फिर आप ये यहां पे भर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दें, ये देखो आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र और खुद भी भर सकते हैं, स्वयं भी भर सकते हैं। परंतु यहां पे ध्यान रखना, खुद भी भर रहे हैं तो भी आपको 30 रुपए की जो राशि है वो जमा करानी है। यहां पे स्पष्ट दिया हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं, आवेदन शुल्क ये अलग है, ऊपर 100, 70, 60 पढ़ के आए हैं, और ये 30 रुपए भरने के अलग है, जिसमें स्पष्ट दे रखा है आवेदन पत्र भरने वाले प्रत्येक आवेदक को, चाहे आवेदक स्वयं ऑनलाइन आवेदन भर रहा है या ई मित्र जन सुविधा केंद्र से भर रहा है, तो भी क्या है, उसको निर्धारित आवेदन शुल्क प्लस ₹30 जो ई मित्र फीस जन सुविधा जमा करवाना होगा। ये गलती नहीं करनी, ठीक है। आप बहुत से बच्चे होंगे जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये 100, 70, 60 यहां पे नहीं, इनके साथ साथ में 30 रुपए, चाहे आप खुद भी आवेदन कर रहे हैं तो भी ये आपको जमा करवाने हैं। आगे बात करते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन है, ठीक है, ये क्या है, इसमें कोई महत्वपूर्ण बात बताने वाली नहीं है, इन पे चर्चा कर चुके हैं। आप सबमिट करने से पहले, आप आवेदन सबमिट करते हैं उससे पहले संपूर्ण जानकारी वो चेक कर लें। अगर आप किसी भी चीज को लेकर गलत फिल करते हैं, ठीक है, या तथ्य है वो गलत पेश करते हैं, तो आपके खिलाफ है वो कार्रवाई भी हो सकती है, ये ध्यान रखें। और कार्रवाई की तो बाद में बात है, भूलवंश अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सबमिट करने से पहले चेक करिए, अगर कोई त्रुटि हो गई है। जैसे क्या होता है कि अंतिम दिनों में अगर आप फॉर्म भरेंगे, तो अंतिम दिनों में अगर आप फॉर्म भरेंगे तो अगर बाय द वे गलती होगी तो आप दोबारा नहीं भर पाएंगे। तो इससे अच्छा आप 15 तारीख यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिए, अगर उसको चेक कीजिए दोबारा, अगर फिर भी गलती रह जाती है तो दोबारा आप सबमिट कर सकते हैं, दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम बार जो फॉर्म भरेंगे वो वैलिड होगा। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से चेक करके आपको भरना है पूर्ण सूचना को, और सबमिट है वो क्या है, करने के पश्चात में आप सबमिट होने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन है वो मान्य नहीं होगा। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे क्या है, बहुत से कोर्ट केस आते हैं कि सर हमें सूचना नहीं मिली थी, हम भर नहीं पाए थे, हमारे ये हो गया था, वो हो गया था। तो स्पष्ट लिखा हुआ है आपको स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर वही देना है जिस पे आपको सूचना मिल जाए। नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है, तो इसके संबंध में डिपार्टमेंट की कोई भी जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखना। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बदलने, बंद होने, नेटवर्क समस्या होने पर, सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी, डिपार्टमेंट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे लिख दिया, देखो, विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होकर समस्त अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी। आगे देखो, यहाँ पे दस्तावेज की बात कर रहे हैं। तो चाहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा, SC ST, ठीक है, या शहरी आदिम है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, प्रत्यक्षता, विशेष योग्यजन किसी भी है, उसमें आपको उसके कॉलम के आगे टिक करना है, निर्धारित कॉलम में टिक करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर आप उस श्रेणी के नहीं है तो गलत टिक मत कर देना, क्योंकि अभी केस आए थे जो पिछली वेटिंग जारी की थी, उसमें ऐसे अभ्यर्थी जो क्या है कि उनके पास में विशेष शिक्षा की डिग्री नहीं थी, परंतु उन्होंने विशेष शिक्षा पे टिक कर रखा था, तो उनका सिलेक्शन तो हो गया।
परंतु उनके पास में डिग्री नहीं थी तो उनको बाहर कर दिया। तो ऐसे नहीं हो कि कहीं पे खुशी मना ले, लड्डू बांट दे, हमारा सिलेक्शन हो गया और वहां पे जाके चेक कराएं तो वो आपसे गलती हो जाए। ऐसी नहीं करना अपने को। तो ध्यान पूर्वक अपने को भरना है, जो भी निर्धारित कॉलम है उसके आगे आपको टिक करना है। आगे बात करते हैं। हाँ, जिलेवार पद है उसकी सूची है वो संलग्न की गई है, जो लास्ट में है कौन कौन से जिले में कितने पद है, इसकी अभी अपने चर्चा करेंगे कि अगर आपका एक से अधिक सब्जेक्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या आपको किसी भी जिले में भेज दिया जाएगा या आपसे पूछा जाएगा। तो ये सभी क्या है सारी चर्चा करते हैं, या एक ही सब्जेक्ट में सिलेक्शन को माना जाएगा। ये वो मुद्दे हैं, वो काफी बच्चों के समझ में नहीं आ रहे, उस पर भी मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। आरक्षण के प्रावधान जैसे बाहर के स्टेट के हैं उसके बारे में भी अभी बिंदु नंबर 12 में अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। वेतनमान की बात करते हैं तो वेतनमान सिंपल सा इसमें स्पष्ट शब्दों में दिया हुआ है, 23,700 रुपए है वो लगते मिलेंगे 2 साल तक परीक्षा में। बाद में आपको लेवल 10 में क्या है आपको निर्धारित है जो आपके वेतन श्रृंखला है उसमें नियमित किया जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आइए, यहाँ पे दे रखा है आपके लिए जो लेवल द्वितीय के विभिन्न विषयों के लिए क्या न्यूनतम शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता होगी। इसमें जो 2-3 पॉइंट दे रखे हैं वो काफी बच्चों के समझ में नहीं आ रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सुनने के लिए। यहाँ पे आप खास तौर से ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी प्रकार का। अभी मैं आपके न्यूनतम शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता के संबंध में आपको स्पष्ट कर देता हूं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके साथ साथ में एलिमेंट्री में प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा होता है, चाहे वो हो। ये बहुत कम बच्चों के पास में आपको ये अपने एलिमेंट्री स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ये प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा बहुत कम के पास में, परंतु किसी के पास में हो तो घबराने की जरूरत नहीं है किस नाम से, क्योंकि स्पष्ट दे दिया चाहे किसी भी नाम से वो जाना जाए, वो डिप्लोमा अगर आपके पास में है तो आप एलिजिबल है। या अथवा यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखना। हिंदी में क्या दिया है, देखो यहाँ पे ये चीज न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, फिर अगले वाली लाइन में आ जाएगा न्यूनतम 45% अंकों के साथ में स्नातक। ये क्या है जी, तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल मैं दूर कर देता हूं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक या स्नातकोत्तर, स्नातक या स्नातकोत्तर, इसका मतलब ये नहीं है भाई या तो 50% अंकों के साथ में स्नातक हो या क्या हो उसकी स्नातकोत्तर हो और बीएड हो, नहीं। पहले क्या है कि कुछ कोर्स ऐसे थे, दूसरे स्टेट में भी ऐसा था कि बीएड है उसमें यह था कि चाहे अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है तो आप क्या है बीएड के लिए एलिजिबल हो। यहां पे ये बात है, इंग्लिश में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है एटलीस्ट 50% मार्क्स एदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन। 50% मार्क्स किस में, या तो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, और उसके साथ साथ में क्या होनी चाहिए, बीएड भी होनी चाहिए। दोनों में से एक में 50%। क्या सर आगे वाले में तो 45% भी दिया हुआ है, तो यहां पे या ये इस मुद्दे पे अपने ध्यान क्या रखना है, 29 जुलाई 2011 से अगर पहले का कोई अभ्यर्थी है, ध्यान देना 29 जुलाई 2011 से पहले के अभ्यर्थियों को जिनके 45% नंबर थे उनको भी बीएड करवाई जाती थी। 50 से कम वालों को, 50% से कम वालों को भी बीएड करवाई जाती थी। इसलिए 29 जुलाई 2011 से पहले अगर वो अपने यूं कहें प्रशैक्षिक योग्यता है बीएड वगैरह में, अगर वो एडमिशन ले लेता है तो क्या है वो वैलिड होगा, वो मान्य होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जिनके 45% अंक है और वो क्या है 29 जुलाई 2011 से पहले जिनकी बीएड है। तो यहाँ पे तो ये इसलिए ये क्या है कि 2 बातें लिखी गई है, 50% बीए या एमए में और फिर बीएड, ये तो बाद में भी लागू था। और 29 जुलाई 2011 से पहले वालों के लिए ये है न्यूनतम 45%, क्योंकि आगे देखो इसमें दे रखा है कि साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय डिप्लोमा, शिक्षा शास्त्र मतलब बीएड, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है देखो
1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के बार बार जो नियम वगैरह जारी किए गए थे, ये यहाँ पे उस स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है। ठीक है, ये 29 जुलाई 2011 से पहले। इनके बाद में यहाँ पे देखो दे रखा है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 या उसके बाद में अगर किसी की स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया है, तो स्नातक में कितने प्रतिशत होने चाहिए? 50% अंक होने जरूरी है। ये तो आपके बात थी प्रशैक्षिक, मतलब बीएड की जो भी आपके पास में योग्यता है या कोई डिप्लोमा है, उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए? उसके साथ साथ में रीट में आप संबंधी सब्जेक्ट की बात करेंगे। जैसे एसएसटी में कौन लग सकता है? अब यहां पे बात आएगी, सर क्या एडिशनल वालों को लेंगे? क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या है, इंग्लिश में एडिशनल कर रखा है, हिंदी में एडिशनल है, पंजाबी में एडिशनल है, परंतु मैं आपको बता देता हूं यहां पे उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि सामाजिक अध्ययन है, उसके लिए वैकल्पिक विषय के रूप में चाहे जितने भी सब्जेक्ट है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र है, या कॉमर्स के बच्चे जो भी हैं, जैसे उन्होंने लिख दिया लेखा शास्त्र, आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग, व्यवसायिक अर्थशास्त्र, कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कौन सा? एक सब्जेक्ट के साथ में स्नातक हो या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। यहां पे एकदम स्पष्ट, इन शब्दों में स्पष्ट नहीं है, परंतु मैं आपको जो जानकारी जो दे रहा हूं वो एकदम पुख्ता जानकारी है। एडिशनल जिस किसी भी बच्चे की हुई है वो एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। एडिशनल किसी भी बच्चे की हुई है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए आप आवेदन करते समय इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए उस पद हेतु भी आवेदन जरूर करना जिसके लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो। ये विशेष तौर से ये तो था एसएसटी सब्जेक्ट के लिए कौन एलिजिबल है। इसी प्रकार से विज्ञान गणित के लिए आप सभी को पता है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, मैथ में से या माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, इनमें से कम क्या है, एक विषय के साथ में उसकी बीएससी है या समतुल्य कोई भी डिग्री है। इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो ग्रेजुएशन में, स्नातक में उसके पास में इंग्लिश होना चाहिए। हिंदी के लिए अगर वो है अप्लाई कर रहा है तो स्नातक में क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में क्या होनी चाहिए, उसके पास में हिंदी होनी चाहिए। आगे बात करें इसी प्रकार संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, मतलब कोई भी लैंग्वेज है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, आपके वो क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। एडिशनल वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। आगे बात करते हैं, इसके साथ साथ में जो रीट परीक्षा आपने 2021 दी है उसमें कौन न्यूनतम अंक जो 60%, 55, अपने 50 की बात करके आए हैं, जो बिंदु संख्या 4.1 में अपनी चर्चा करके आए थे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपके रीट में मिनिमम मार्क्स है वो आपके होने चाहिए। अभी अपने यहाँ पे मैंने मिनिमम मार्क्स के, ये देखिए यहाँ पे मिनिमम मार्क्स के संबंध में मैंने आपको बताया था, ये मिनिमम मार्क्स है, इतने मार्क्स है वो क्या है आपके होने चाहिए, वो एलिजिबल है। मेरिट कितनी जाती है उसके बाद में बात आती है। आगे चर्चा करते हैं अपने, अभी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, तो आप कोई भी कंफ्यूजन है वो अपने माइंड में नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत सालों बाद में इतनी बड़ी वैकेंसी आती है। और मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे 2-2 साल तक अगर वो ढंग से फॉर्म नहीं भरते, फिर वो कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, कोर्ट में लटकते रहते हैं केस, और फिर डिसीजन आता है, और फिर डिपार्टमेंट में क्या है काफी समय लग जाता है, तो 2-2, 3-3 साल बाद में नियुक्तियां मिलती है।
तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं करनी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करूंगा। आगे बात करनी है, यहाँ पे आगे कुछ चीजें दी हुई है, जैसे अपने बात करें कि बीएलएड है, मतलब प्रारंभिक शिक्षा में उसने बीएड वगैरह कर रखी है, या बीए बीएड बीएससी बीएड है, या क्या कर रखा है, अगर उसने 4 वर्षीय है उसकी समेकित पाठ्यक्रम में अर्हता है 4 वर्षीय में, तो वो देखो उस समय उस विषय में भी क्या होनी चाहिए, उसकी अर्हता होनी चाहिए। जैसे 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है ना, उस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में आपके जिस, अगर इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश होना चाहिए उसमें, हिंदी में अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी होना चाहिए, ये यहाँ पे है। आगे बात करें विशेष शिक्षा वाला, आगे बात, हाँ शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री की बात करेंगे, तो जो अपने बीएड की बात कर रहे हैं यहाँ पे शिक्षा शास्त्र में डिग्री के है, तो ये बीएड की डिग्री की बात है, तो बीएड की डिग्री है वो एनसीईटी की जो मान्यता प्राप्त है, मतलब एनसीईटी है जिसको वैलिड मानती है वो माना जाएगा। और विशेष शिक्षा के लिए जो डिप्लोमा है या विशेष शिक्षा के लिए जो बीएड है वो क्या है, भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा जो मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग है, होनी चाहिए। ये अधिकांश बच्चों के पास में होती है, विशेष शिक्षा वाले में काफी बच्चों की प्रॉब्लम आती है। विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण है, ये क्या चीज है जी, ठीक है, एक कोर्स होता है डीएड का विशेष शिक्षा का, अगर वो है तो अगर आपको नियुक्ति मिल जाती है तो उसके बाद में आपको 6 महीने का एक विशेष प्रशिक्षण लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ले लेंगे, एक बार नियुक्ति दे दें आपको। आगे यहाँ पे बात करते हैं, देखो जितने भी जो शैक्षिक योग्यता के लिए न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक है उसके लिए क्या है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ओबीसी का है, एसबीसी का है, एससी एसटी के अभ्यर्थी है, शहरिया विशेष योग्यजन है, या विधवा प्रत्यक्षता महिला अभ्यर्थी है, उनको निर्धारित अर्हक अंकों में 5% की छूट है वो मिलेगी, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि कोई भी योग्यता, ये बहुत केस आते हैं, रिजल्ट आता है जस्ट जो आवेदन करते हैं उससे अगले दिन, उससे 2 दिन रुक के, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके आवेदन की जो अंतिम तिथि है उससे पहले तक आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, चाहे आप किसी भी ये माने कि यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट अगर 1 दिन भी बाद में आता है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो विशेष तौर से ये ध्यान रखेंगे, जितनी भी शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताएं हैं, ठीक है, या क्या है कि जो रीट का परिणाम है वो तो आपके आ ही गया, आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी क्या होंगे, अपात्र होंगे। आगे बात करते हैं नियुक्ति हेतु निर्हरता, मतलब कौन कौन एलिजिबल नहीं है, जिनके 1/6/2002 के बाद में 2 या उससे अधिक संतान, 2 से अधिक संतान है तो वो एलिजिबल नहीं। 1 जून 2002 के बाद में 2 से अधिक संतान है, या ऐसा कोई भी पुरुष है जिसके 1 से अधिक पत्नियां हैं, या ऐसी कोई महिला है जिसने ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली है जिसकी पहले से कोई पत्नी हो, ये क्या है कि एलिजिबल नहीं होंगे। या क्या है कि जिसका चरित्र वगैरह अच्छा नहीं है, ये सारी चीजें हैं वो आ जाएगी इसमें। विवाहित अभ्यर्थी, कोई भी विवाहित अभ्यर्थी जिसने क्या है कि विवाह के समय दहेज स्वीकार किया है, इसलिए क्या है कि आपको नियुक्ति से पहले कौन कौन से शपथ पत्र देने होते हैं, उसमें एक दहेज का शपथ पत्र होता है जिसमें लिखा होता है भाई मैंने विवाह के समय दहेज नहीं लिया। ये सारे क्या है, मतलब इन एलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है, ठीक है, नियुक्ति के लिए। आगे बात करते हैं यहाँ पे नियुक्ति हेतु आयु सीमा और आरक्षण का प्रावधान। यहाँ पे ये ध्यान रखना, आयु सीमा की बात करता हूं, बहुत से अभ्यर्थी इस पैराग्राफ में कंफ्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट बातें, क्या बातें हैं, जैसे 2021 में अब रीट है, उससे पहले की रीट है वो 2018 में हुई थी, 2018 के बाद में कोई भी रीट नहीं, 2021 में हुई है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी हमेशा के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, कोई भी भर्ती, देखो इसमें अधिकतम आयु कितनी है, 40 वर्ष है, मतलब न्यूनतम आयु 18 वर्ष, ज्यादा किसका होता है, 40 वर्ष वालों का होता है। देखिए कितनी छूट मिलेगी, जैसे मान लेते हैं कि अगर 2015 में रीट हुई होती तो आपको
जितने साल तक, जैसे क्या है कि अभी अगर 2019 में रीट आती तो आपको 2 साल की छूट मिलती, 2018 में रीट आई है 3 साल की छूट मिली है, 2000 ये मानो कि अगर 15 में रीट आती तो, बीच में रीट नहीं होती तो भी अधिकतम 3 साल की छूट मिलती। तो जितने क्या है साल वैकेंसी नहीं आई उतने साल अगर वो उस वर्ष एलिजिबल था, जैसे 19 में एलिजिबल था, 20 में एलिजिबल था, अगर इन 2 सालों में वैकेंसी नहीं आई तो उतने साल की उसको अधिक आयु में छूट मिलेगी। परंतु अधिकतम छूट कितनी मिलेगी? अधिकतम छूट है ये 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, ये ध्यान रखना, अधिक नहीं दी जाएगी। अधिकतम कितनी छूट मिलेगी? 3 वर्ष तक ही छूट मिलेगी। तो इसमें ये लिख दिया स्पष्ट, 21-22 में समस्त वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी, मतलब 40 तो है ही। और अगर जैसे मान लेते हैं ओबीसी को 5 साल की और मिलती है, 5 45, 3 क्या हो जाएगा आपका, ये और छूट मिलेगी, कितना हो गया 48। इस प्रकार से काउंट, ये 3 है वो आपके कैटेगरी की छूट के अतिरिक्त छूट है। आगे किस किस को कैसे कैसे छूट मिलेगी अभी देखो। सबसे पहले जो पुरुष अभ्यर्थी है उनकी चर्चा कर लेता हूं। पुरुष जो क्या कर राजस्थान राज्य के मूल निवासी है, बाहर के लिए नहीं, राजस्थान के मूल निवासी है, और जो क्या है आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी, एसबीसी, एससी, एसटी, शहरिया के पुरुष है, उनको 5 वर्ष की छूट होगी। और जो क्या है सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी है और अन्य राज्यों की समस्त महिला है, मतलब महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान की है और बाहर की है, राजस्थान की कौन सी, जो सामान्य जनरल कैटेगरी की है और बाहर की है, उनको आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और राजस्थान राज्य के अगर कोई भी मूल निवासी महिला अभ्यर्थी है जो क्या है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसबीसी, एससी, एसटी, शहरिया की महिला है, तो उसको कितनी 10 की छूट मिलेगी। कहने का अर्थ है बाहर की अगर कोई महिला है तो 5 वर्ष, और अगर महिला राजस्थान की है वो जनरल की है तो 5, जनरल के अलावा दूसरी कैटेगरी की है तो 10 वर्ष। और पुरुष में राजस्थान का अगर कोई कैटेगरी का जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एसबीसी, एससी, एसटी, शहरिया के कोई पुरुष है तो उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु 50 वर्ष तक होती है। और अगर अपने बात करें विधवा, प्रत्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं की, तो उनकी कोई भी अधिवास की आयु नहीं होती, मतलब अगर वो 59 वर्ष की है और 1 महीना भी बाकी है 60 वर्ष होने में तो भी उनको नियुक्ति दी जाएगी, ये होता है। आगे बात करते रहते हैं। देखो इसमें ये पंचायत समिति, जिला परिषद के वाले हैं, उसमें अपने इतना है नहीं, अधिकांश अभ्यर्थी इससे नहीं जुड़े हुए होते, ये स्पष्ट बातें हैं। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान रखना अगर आप कोई भी अभ्यर्थी जैसे मान लेते हैं ओबीसी का अभ्यर्थी है और वो भूतपूर्व सैनिक भी है, तो ऐसे नहीं ओबीसी का बेनिफिट भी मिलेगा, भूतपूर्व सैनिक का भी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा बेनिफिट। आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी का आपको बेनिफिट मिलेगा, ये आपको इसमें ध्यान रखना, केवल और केवल एक कैटेगरी का। परंतु जो क्या है यहां पे देखें, आयु सीमा में छूट का प्रावधान है वो असंचयी होता है, नॉन क्यूमुलेटिव। असंचयी कौन सा होता है, मतलब उनको क्या है एक प्रावधान की जो अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधान है उनको जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। परंतु जो दिव्यांगजन हैं उनको दिव्यांगजन को दोनों कैटेगरी का, खुद की भी अगर वो ओबीसी में तो वो भी लाभ मिलेगा और दिव्यांगजन का भी लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो दिव्यांगजन को अभ्यर्थी है, केवल और केवल उन दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में डबल बेनिफिट होते हैं, दिव्यांगजन का और जिस कैटेगरी से है उसका, और बाकी को केवल एक लाभ ही मिलता है। आगे बात करते हैं आरक्षण संबंधी प्रावधान। अब यहाँ पे बहुत से कंफ्यूजन होते हैं, जैसे बाहर कोई ओबीसी की महिला है
और वो यहाँ पे उसकी शादी हो जाती है, तो वो कहते हैं सर हम एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, SC ST का कोई अभ्यर्थी है, वो कहते हैं सर वहां पे भी हम SC ST में है, यहाँ पे भी हम SC ST में। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखें, सिर्फ 3 कैटेगरी, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, वो अगर दूसरे स्टेट से हैं, जैसे दिव्यांगजन अगर दूसरे स्टेट से हैं तो उनको दिव्यांगजन भी माना जाएगा। अगर विधवा परित्यक्ता दूसरे स्टेट से भी है तो भी उनको विधवा परित्यक्ता की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। उसके अलावा चाहे OBC, SC ST, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, किसी भी कैटेगरी का अगर कोई भी अभ्यर्थी बाहर के राज्य का है राजस्थान के अलावा, तो उसको लाभ देय नहीं होगा, उस कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। वो जनरल सीट पे फाइट कर सकता है परंतु उस कैटेगरी में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर कोई अभ्यर्थी, कोई भी महिला अभ्यर्थी है, वो क्या है कि उसका जैसे प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र है, तो वो अपने पिता के नाम पे चलेगा। दूसरे स्टेट की है तो वहां से क्या है वो उनका बनेगा। ये नहीं है कि यहाँ पे उसकी शादी होगी तो यहाँ पे पति के नाम से, कभी भी नहीं होगा। जो भी जाति प्रमाण पत्र होता है वो हमेशा पिता के नाम से होता है। तो यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर लेना, आरक्षण का जो प्रावधान है, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता चाहे किसी भी स्टेट की है, मतलब राजस्थान के बाहर के भी हैं, तो भी उनको उस कैटेगरी का लाभ मिलेगा। उसके अलावा EWS, OBC, SBC, SC ST, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक अगर राजस्थान राज्य के बाहर के हैं तो उनको लाभ देय नहीं होगा। यहां पे देखिए इसमें दे रखा है, हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर इन कैटेगरी की कोई भी अभ्यर्थी, जैसे मान लेते हैं OBC का ऐसा अभ्यर्थी है जिसने क्या है आयु सीमा में छूट का लाभ ले लिया, अगर उसने OBC का फायदा आयु सीमा में ले लिया तो कट ऑफ में उसको फायदा नहीं मिलेगा, अब उसको जनरल पे फाइट करना पड़ेगा। अगर SC ST का किसी ने फायदा आयु में ले लिया तो अब उसको SC ST कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, अब उसको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। मतलब आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ फीस के लाभ के अलावा आपको सिलेक्शन का लाभ मिलेगा। फीस का लाभ सबको मिलेगा, फीस का लाभ ये नहीं है कि भी आपने उस कैटेगरी का लाभ ले लिया, परंतु अगर उसके अलावा आपने कोई आयु सीमा वगैरह का लाभ लिया है तो फिर आपको जनरल पे फाइट करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। देखो यहाँ पे अनारक्षित पदों के विरुद्ध, ठीक है, आरक्षित वर्ग जैसे आर्थिक रूप से कमजोर है, EWS है, ठीक है, OBC है, SBC है, SC ST है, सहरिया है, केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे केवल जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। अगर शुल्क के अतिरिक्त आपने अन्य लाभ ले लिया है, जैसे मैंने आपको बताया आयु सीमा का, तो फिर आप क्या है, आपको उस आरक्षण का लाभ दोबारा उसी समय आपके ये माने रैंक में आपको नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं। देखो ये देखो कोई भी है, जैसे जिलेवार, लेवलवार, वर्गवार विज्ञापित पदों के EWS जितनी भी कैटेगरी है उनमें नियमानुसार आरक्षण दिया होगा। अब नियमानुसार कैसे, देखो जी, जैसे OBC है, ठीक है, SBC है, क्रीमिलियर अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु लाभ देनी है। क्रीमिलियर जिनकी आय है निर्धारित आय से अधिक है उनको लाभ देय नहीं होगा। वो क्या है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। परंतु अब क्रीमिलियर के अंदर है और किन किन को मिलेगा ये देखो, चाहे किसी भी कैटेगरी का है, EWS का है, OBC का है, SC ST जो भी है, किसी भी कैटेगरी का है, वो क्या है कि राज्य का स्थायी निवासी है तो ही वो उस कैटेगरी का लाभ मिलेगा। अगर राज्य के बाहर का है तो नहीं मिलेगा। स्पेशल लिख दिया, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दिया हुआ है, अपील संख्या 1085/2013 वीर सिंह में, उसमें लिखा हुआ है, देखो, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य के समस्त आवेदक
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। आप उस कैटेगरी का लाभ नहीं ले सकते। ऐसे नहीं है सर हम वहां पे भी क्या है SC ST में, वहां पे भी OBC में, SBC में, यहाँ पे भी होंगे, नहीं होंगे। ये स्पष्ट तौर से आप आवेदन करें तो जनरल पदों हेतु आवेदन करें। इसी प्रकार जैसे मान लेते हैं किसी भी राजस्थान राज्य में विवाह के उपरांत अगर कोई भी जैसे लड़की की शादी है वो यहाँ पे हो जाती है, तो उसके संबंध में भी निर्णय आ रखा है कि कोई भी आरक्षित वर्ग है, ठीक है, उसकी कोई भी महिला जो विवाह के उपरांत यहाँ पे प्रवासित हुई है राजस्थान राज्य में, ऐसी महिला अभ्यर्थी को उसके वर्ग आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा। ये भी सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन में दिया हुआ है। उसके क्रम में क्या है ये सारी बातें लिखी हुई है, इसलिए आप आवेदन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे देखो, ऐसी महिला अभ्यर्थी भी सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही क्या करें, आवेदन करें। अगर आप जिस कैटेगरी से हैं तो अपनी श्रेणी से संबंधित कॉलम में श्रेणी का अंकन करेंगे तभी लाभ मिलेगा। अगर आप अंकन करना भूल गए तो उस दिनांक के बाद में आप कितने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आपकी कोई नहीं सुनेगा। तो ये आप विशेष तौर से इसमें ध्यान रखेंगे। बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ी। अगर वो राजस्थान राज्य के हैं तो ही उनको लाभ मिलेगा, राजस्थान राज्य के बाहर के हैं तो उनको लाभ देय नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे बात करते हैं विशेष योग्य जन को नियमानुसार लाभ दिया होगा। वो आगे क्या है कि इसमें दिए हुए हैं विशेष योग्य जन के किस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक की। यहाँ पे देखो हाँ ये क्या है कि इनको अपने पढ़ने लायक नहीं है, ये डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है, किस किस प्रकार से आगे भरेंगे तो वो डिपार्टमेंट का काम है। आगे देखते हैं भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रावधान। अब जो भी एक्स सर्विसमैन है उनका कंफ्यूजन मैं दूर कर देना चाहता हूं। क्या कंफ्यूजन रहता है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर वो पहले से नौकरी में लगे हुए तो, या अभी रिटायर नहीं हुए तो, क्योंकि बहुत कोर्ट केस आते हैं, बहुत ही ज्यादा कोर्ट केस आते हैं इस संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के, और उनको बहुत लेट क्या है कि नियुक्ति मिलती है। परंतु आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं आप एलिजिबल है या नहीं है, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। उस भूतपूर्व सैनिकों के बाद में मैं सभी के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक आप ये ध्यान रखें कि ऐसा भूतपूर्व सैनिक, यहाँ पे जितनी भी बातें हैं उनको मैं नट सेल में सीधा ही बता देता हूं आपको। भूतपूर्व सैनिक क्या है, अगर कोई ऐसा भूतपूर्व सैनिक जो क्या कभी रिटायर नहीं हुआ है परंतु उसको NOC मिल गई और उसका क्या है कि रिटायरमेंट का लेटर जारी हो गया, और वो रिटायरमेंट ये मानो कि साल भर में हो जाएगा, मतलब भविष्य की उसकी तारीख दी हुई है भी इस तारीख को ये रिटायरमेंट हो जाएगा, और उसके पास में NOC है तो वो फॉर्म भर दे। परंतु ये ध्यान रखना आपका जो रिटायरमेंट है वो आपके जो अंतिम तारीख है 9 फरवरी, उससे 1 साल से ज्यादा का तारीख नहीं होनी चाहिए भविष्य की, ये ध्यान रखना। मतलब 9 फरवरी 2023 से पहले पहले अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आप क्या एलिजिबल है, परंतु इसके लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए, NOC होनी चाहिए। अब दूसरा, ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो पहले से लगे हुए, अगर आप ऑलरेडी पहले से किसी सर्विस में लगे हुए और आपने उसमें मेंशन नहीं किया भी मैंने रीट के लिए भी क्या है फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने ये मेंशन कर दिया कि भी क्या है मैं जब आपने ज्वाइनिंग किया है, उस पोस्ट पे ज्वाइन किया है, तब आपने मेंशन कर दिया भी मैंने रीट के लिए भी आवेदन किया हुआ है, तो आप एलिजिबल होंगे, तब क्या है आपको नियुक्ति मिलेगी, वरना आपको भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, ये भूतपूर्व सैनिकों की चर्चा है। हाँ, उत्कृष्ट खिलाड़ी के संबंध में सिंपल सी बातें जो आपको पढ़नी है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आप ध्यान रखना, या तो आपको जो इंटरनेशनल गेम है उनमें आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मतलब इंडिया का आपने प्रतिनिधित्व किया हो, या आपके जो नेशनल गेम वगैरह है, स्टेट गेम है, उनमें आपकी पोजीशन होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं है पार्टिसिपेशन किया है तो आपको मिल जाएगा, परंतु आपको भूतपूर्व सैनिक वर्ग जो 2% का जो जितनी भी रिक्तियां उनका लाभ मिलेगा वो राजस्थान राज्य के ही भूतपूर्व सैनिक नहीं, सॉरी, उत्कृष्ट खिलाड़ी,
एक्सट्रीमली सॉरी, उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। ये 2% का जो लाभ मिलेगा उत्कृष्ट खिलाड़ी कहाँ का होना चाहिए, राजस्थान राज्य का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें स्पष्ट तौर से लिखी हुई है सारी बातें। उत्कृष्ट खिलाड़ी कौन कौन है इसमें स्पष्ट तौर से दिया हुआ है। स्कूल गेम फेडरेशन है, उसमें मेडल होना चाहिए, चाहे व्यक्ति से है चाहे टीम में है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, ठीक है, तो इनमें भी क्या है कि मेडल होना चाहिए। या क्या यूनिवर्सिटी के जो गेम है उनमें भी क्या है उसका मेडल जीता हुआ होना चाहिए। और या क्या है कि उनके ओलंपिक वगैरह पैरा ओलंपिक है उनमें क्या है कि राजस्थान राज्य का क्या किया हुआ होना चाहिए, प्रतिनिधित्व किया हुआ होना चाहिए। तो ये ध्यान रखने, उत्कृष्ट खिलाड़ी इसमें आ गया। जितने भी प्रमाण पत्र है आपके ये निर्धारित दिनांक मतलब 9 फरवरी 2021 से पहले के होने चाहिए। विशेष योग्यजन की बात करते हैं, विशेष योग्यजन को 4% का आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, ये इसमें दे रखा है अलग अलग। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए विशेष बात क्या है ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये बातें यहाँ पे स्पष्ट लिखी हुई है, इन पे चर्चा नहीं करना चाहूंगा। चाहे महिला अभ्यर्थी है, चाहे उत्कृष्ट खिलाड़ी है, चाहे विशेष योग्यजन है, इनको हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है। अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये अपनी कैटेगरी में जाता है। जैसे भूतपूर्व सैनिक है, अगर ओबीसी का भूतपूर्व सैनिक चयन हो रहा है तो ओबीसी की सीट खाएगा। जनरल का भूतपूर्व सैनिक है तो जनरल की सीट खाएगा। SC ST का है तो SC ST की सीट है वो वहां पे पद स्थापित होगा, उसकी सीट लेगा। ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि वो क्या है वर्टिकल मतलब जनरल की सीटों पे जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। अपनी इसी प्रकार से अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो वो अपनी कैटेगरी की सीट है वो ही लेगा, अन्य कैटेगरी में वो नहीं जाएगा। ये होता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना 40% है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो प्रमाण पत्र है वो 40% या इससे अधिक होना चाहिए, और ये 40% या इससे अधिक स्थायी विशेष योग्य होना चाहिए। अस्थायी अगर आपकी विकलांगता है मतलब सही होने वाली विकलांगता है धीरे धीरे, ठीक है, आप इंप्रूव कर रहे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये स्थायी विकलांगता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे, ये देखो इसमें अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी। विशेष योग्य जन अभ्यर्थी जो भी दिव्यांग जन है उनको अपनी कैटेगरी की तो छूट मिलेगी, ओबीसी की, SC ST की, उसके अलावा अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट है वो अतिरिक्त छूट है वो दे होगी, ये ध्यान रखना। महिला अभ्यर्थियों की अगर अपने बात करें तो यहाँ पे भी देखो आरक्षण है वो हॉरिजॉन्टल होता है 30%, और ये तो डिपार्टमेंट का काम है वो अपने आप कर लेगा। अपने को क्या ध्यान रखना है वो देखो। हाँ ये देखो विवाहित महिला आवेदक को मैंने जो आपको स्पष्ट पहले बताया, कोई भी क्या है EWS है, OBC, SBC, SC ST, ठीक है, सहरिया जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान, आय के आधार पर जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर पति के नाम से अगर उसका प्रमाण पत्र है तो वो मान्य नहीं होगा और वो आरक्षित वर्ग के पद के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बहुत से क्या है जो महिला अभ्यर्थी है उनके ये कंफ्यूजन रहता है, तो आप इस कंफ्यूजन को दूर रखें। ये क्या है डिपार्टमेंट का काम है, अपने इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये भी डिपार्टमेंट का काम है, वो मैंने आपको बता दिया। हाँ ये ध्यान रखें जो क्या है अगर विधवा महिला है तो वो क्या है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर प्रत्यक्षता है तो सक्षम न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री है, आदेश है, वो अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। मैंने ये बहुत सा देखा है कि अभ्यर्थी जो जिनका क्या है कि न्यायालय में वाद चल रहा होता है, डिक्री पारित नहीं हुई, आदेश अभी तक नहीं हुआ, फिर भी वो प्रत्यक्षता में क्या है अप्लाई कर देते हैं, नहीं कर सकते। अगर आपकी अंतिम दिनांक तक डिक्री पारित नहीं होती है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसके बजाय आप सामान्य कैटेगरी हेतु आवेदन करें। आगे बात करते हैं। हाँ अगर राजस्थान राज्य में अन्य राज्यों से, ये देखो स्पष्ट दिया हुआ है, जहां पे बहुत सी जो महिला अभ्यर्थी उनको कंफ्यूजन रहता है,
राजस्थान राज्य में अगर अन्य राज्य से विवाह के उपरांत राजस्थान में प्रवासित हुई है या यहाँ के स्थायी निवास करने वाली अगर है कोई आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को महिलाओं हेतु उस आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा, वो क्या है, सामान्य महिला अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करें। इसी प्रकार क्या है, अगर अपने बात करें तो राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थी को सामान्य अभ्यर्थी के रूप में कंसीडर किया जाएगा, अतः ऐसी महिलाएं अनारक्षित पदों के विरुद्ध सामान्य महिला के रूप में आवेदन करें। यहाँ पे विधवा परित्यक्ता है, उनको विधवा परित्यक्ता का लाभ देय होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। आगे बात करते हैं अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में बात करें तो अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र हैं, बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पे बातें दी हुई है, कोई इसमें विशेष नहीं है। जैसे अगर अपने बात करें मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई विशेष है तो मैं अभी आपको बता देता हूं। हाँ, ये विशेष बात है, अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का जो नवीनतम प्रमाण पत्र है पिता के नाम से निवास आय के आधार पर होना चाहिए, पति के आधार पर। फिर आ रहा है, अगर पति के आधार नाम निवास आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यह आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आप ओबीसी, ठीक है, या एसबीसी का प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो उसमें क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर का उल्लेख होना चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो उसमें इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत होना चाहिए। ये आप विशेष तौर से ध्यान देना, ऐसे नहीं हो लास्ट दिन आपको पता चले। जो भी है वो निर्धारित तिथि से पूर्व है वो आपके पास में, ठीक है, इसमें दे रखा है, जितने भी दस्तावेज है वो उससे पहले के होने चाहिए। ये आ गया एनओसी उत्कृष्ट खिलाड़ियों की अपने बात कर ली है, विधवा और इनके बात कर ली है, प्रत्यक्षता वगैरह शासन ये हो गया, विवाहित महिलाओं के संतान संबंधी घोषणा, पुनर्विवाह, हाँ ये यहाँ पे ध्यान दोगे, ठीक है, विवाहित जो महिलाएं उनको संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यहाँ पे विधवा प्रत्यक्षता के संबंध में मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि मैंने पहले बता दिया, वैसे को पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधी, जैसे क्या है कि यहाँ पे पहले नियम अलग थे, बाद में अब चेंज हो गए। पहले नियम ये था, जैसे मान लेते हैं कोई भी विधवा परित्यक्ता है, वो जब तक ज्वाइनिंग करने जाती थी तब तक उसका पुनर्विवाह नहीं किया हुआ हो, ऐसा प्रमाण पत्र देना होता था। परंतु अब जो आवेदन है, आवेदन की अंतिम तिथि तक उसका पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा शपथ पत्र देना है। अगर उसके बाद में उसका पुनर्विवाह कर लेती है वो, तो भी वो एलिजिबल होगी, ये ध्यान रखना। ये रूल चेंज हो गया है, पहले नियुक्ति तक था, जब तक आप स्कूल में ज्वाइन करने जाते हो, परंतु अब क्या है, इसमें दे रखा है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधी विधवा प्रत्यक्षता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। आगे बात करते हैं, ये तो चरित्र प्रमाण पत्र, हाँ चरित्र प्रमाण पत्र को ले लो। एक चरित्र प्रमाण पत्र जहां पे आपने लास्ट एजुकेशन आपकी जहां से प्राप्त की है वहां से आपको प्राप्त करना होगा, और दो चरित्र प्रमाण पत्र जो गजटेड जो भी राजपत्रित अधिकारी है उनसे जारी किया होना चाहिए। तो अंतिम शैक्षणिक संस्था से जारी किया हुआ हो, उसमें कम से कम अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए, और अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने। ये पुलिस सत्यापन रिपोर्ट है वो हो जाएगा, उसमें कोई भी न्यायिक वाद नहीं होना चाहिए, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट। उसके साथ साथ में चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र होगा। ये लास्ट की बातें सिलेक्शन के बाद में आपको देनी है वहां पे। अगर पहले से कोई राजकीय सेवा में है तो उसको क्या है, एनओसी वगैरह है, अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो अपने नियुक्त के अधिकारी से प्राप्त करना होगा, वो लेना होगा। जितने भी प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन की अंतिम दिनांक से पहले के होने चाहिए।
हाँ, अगर किसी भी को क्या है पात्रता से वंचित कर दिया गया है, किसी भी प्रतियोगिता से डिबार कर दिया गया है किसी भी अभ्यर्थी को, जैसे नकल वगैरह करने के कारण, तो वो क्या है कि इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बहुत सी महत्वपूर्ण बात चयन को लेकर। आपका चयन है वो किस प्रकार, अगर आपका 2 सब्जेक्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो कौन सा सब्जेक्ट है वो आप उसमें आप एलिजिबल होंगे, कहां पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, किस जिले में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ये सारी बातें। तो सबसे पहले सिलेक्शन की अगर अपने बात करते हैं तो 90% जो आपके अंक है वो किसके मिलेंगे आपको, जो रीट भर्ती है उसके 90% अंक जोड़े जाएंगे और स्नातक परीक्षा के आपके 10% अंक है वो जोड़े जाएंगे। तो ये तो क्या है कि लगभग सभी बच्चों ने, काफी टाइम से रिजल्ट आया हुआ है तो इनका तो कैलकुलेशन लगभग सभी बच्चों ने कर लिया है। आगे बात करें, हाँ ये देखो जितने भी आपके संबंधित आपका कोई भी पद है तो वर्गवार, ठीक है, कैटेगरी वाइज है वो 2 गुना अभ्यर्थियों की एक लिस्ट निकाली जाएगी। इसलिए पहले ही मिठाई मत बांट देना कि हमारा तो सिलेक्शन हो गया, हमारा तो सिलेक्शन हो गया। कहीं पे ऐसा ना हो कि भी पड़ोसी आके अच्छे से खा ले, ठीक है, और फिर क्या है कि पता चले कि भी अभी क्या है जो वेटिंग आएगी उसमें अपना सिलेक्शन होगा अभी फाइनल। क्यों, क्योंकि पहले जो लिस्ट आएगी वो 2 गुना अभ्यर्थियों की आएगी जब आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए जाएगी। तो इसलिए क्या है कि पहले 2 गुना और फिर क्या है कि उनमें से जिन जिन के डॉक्यूमेंट सही होंगे उनको क्या है कि फिर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है, जो आपके डायरेक्टरेट ऑफिस है उसके द्वारा शॉर्ट लिस्टेड करके फिर जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी, वर्गवार कट ऑफ है वो जारी की जाएगी और जो भी अभ्यर्थी पद विषय जिलेवार है उनको विकल्प है वो दिया जाएगा। यहाँ पे ये देखो विज्ञापित वर्गवार पदों के अनुसार वर्गवार कट ऑफ जारी कर उनकी मेरिट और सूची जारी की जाएगी। निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा पद विषय और जिलेवार दिए गए विकल्पों के आधार पर निदेशालय स्तर पर पद विषयवार सूचियों का अंतिमीकरण करके जिला आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। अब किया कैसे जाएगा, मेन मुद्दा ये है, अगर कोई भी अभ्यर्थी जिसका 2 सब्जेक्ट में सिलेक्शन हो रहा है तो उसके सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर मेरे को बार दे दिया तो नहीं होगा ऐसा। आपका अगर सिलेक्शन एसएसटी सब्जेक्ट में भी हो जाता है, इंग्लिश में भी हो जाता है तो आपसे विकल्प भरवाया जाएगा। भाई आप क्या है इन जिलों में से आपका दोनों में सिलेक्शन हो रहा है, इसमें ये मिल रहा है इसमें ये मिल रहा है, आप किस जिले में पोस्टिंग लेना पसंद करेंगे, आप कहेंगे हमें इस जिले में पोस्टिंग लेना हम पसंद करेंगे, मतलब कैटेगरी के हिसाब से आपको वो देंगे, मौका देंगे। फिर क्या है कि दूसरे सब्जेक्ट में आपका चयन है वो निरस्त किया जाएगा। इसलिए आप ये बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल दे कि अगर आपका क्या है एक में आपको जबरदस्ती ज्वाइन करना होगा, अगर पहले मिल गई तो दूसरे में नहीं, ऐसी टेंशन आपको रखने की कतई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी एक अभ्यर्थी का 1 से अधिक पद विषय पर चयन होता है तो उसके द्वारा दिए गए विकल्पों में से जो उच्च प्राथमिकता के विकल्प के आधार पर एक पद विषय में जिला आवंटन किया जाएगा। जो भी उसको ये है कि भाई हाँ मेरे को ये जिला क्या है चाहिए, और शेष अन्य प्राथमिकताओं की पद एवं विषय की चयन सूची में उसका चयन क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, अभ्यर्थियों से विषय और जिलावार विकल्प हेतु निर्धारित कैलेंडर तिथि है वो तय की जाएगी। यदि किसी एक अभ्यर्थी का 1 से अधिक पद विषय पर चयन होता है एवं उक्त तिथि तक अभ्यर्थी से कोई रेस्पॉन्स विकल्प अगर प्राप्त ही नहीं होता, वो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देता, डिपार्टमेंट से बात ही नहीं करता, भाई मेरे को तो क्या है कि बात नहीं करनी, मैं अपनी मर्जी से देखूंगा बाद में, तो क्या है विभाग द्वारा अभ्यर्थी को सबसे अधिक विज्ञापित पद विषय पर चयन किया जाएगा। शेष पद विषयों में उसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि जो बहुत ज्यादा अपने को चतुर समझते हैं कि अपने का दोनों में सिलेक्शन है, जब ज्वाइनिंग आएगी तब देखेंगे, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसका बैठे रहने दो, वो अपना देखे, मैं तो इंटेलिजेंट था 2 में। अरे भाई इंटेलिजेंट था तो डिपार्टमेंट आपको मौका दे रहा है, ठीक है, आप किसी में से एक में आप चयन कर लीजिए भी मेरे को इस डिस्ट्रिक्ट में मेरे को पोस्टिंग दे दीजिए,
ठीक है, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट 3 नंबर पे 5 नंबर वाला जो भी मिल रहा है, ठीक है, जो भी आपको ये है कि भाई हाँ इसमें मेरे को जाना है, जबकि दूसरा सब्जेक्ट है उसमें मेरे को 15 नंबर वाला डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है, तो आपको वो दे दिया जाएगा। अगर आप डिपार्टमेंट को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देते हो, तो जहां पे सबसे अधिक पद विज्ञापित हुए हैं जिस पोस्ट के, जिस सब्जेक्ट के, उसमें आपका सिलेक्शन माना जाएगा, दूसरे से आपको बाहर कर दिया जाएगा। आगे बात करें, पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच का एक अवसर देने के बाद में अगर अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो उसके लिए वो समय उत्तरदायी होगा, कोई भी दावा उसका स्वीकार नहीं किया जाएगा। मेरिट लिस्ट बन जाएगी, पूरे जितने भी जिला परिषद है उन जिला परिषद को मेरिट लिस्ट है वो दे दी जाएगी, और जिला परिषद है वो संबंधित जिला परिषद को भेज दी जाएगी, और संबंधित जिला परिषद है वो चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम रूप से दस्तावेजों की जांच करके जो भी डिपार्टमेंट राज्य सरकार के आदेश होंगे उनके अकॉर्डिंग नियुक्ति दे दी जाएगी, पद स्थापन है वो दे दिया जाएगा। अब यहां पे अगर दो अभ्यर्थी कट ऑफ में बराबर रह जाते हैं तो उनका सिलेक्शन के संबंध में स्पष्ट दिया हुआ है। कट ऑफ बराबर है तो डेट ऑफ बर्थ देख ली जाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ और कट ऑफ दोनों भी बराबर है, दोनों है वो समान है, तो किसकी उच्च शैक्षणिक योग्यता है, हाई क्वालिफिकेशन किसकी है, उसको वरीयता दे दी जाएगी। अगर ये तीनों चीजें समान रह जाती है तो फिर क्या है, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का प्रतिशत है, ठीक है, उसमें किसके ज्यादा है उसको, अगर ये भी समान है तो किसने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पहले अर्जित की है उसको प्राथमिकता देते हुए नियुक्ति प्रदान की जाएगी। आवेदक द्वारा ये घोषणा प्रमाण पत्र है जो आपको क्या है साइन करने हैं, यहाँ पे अच्छे से नाम पता लिखते हुए, स्थान दिनांक लिखते हुए, ठीक है, स्वसत्यापन है वो आपको करते हुए आपका नाम लिखना है। आवेदन पत्र हेतु कौन कौन से संलग्न दस्तावेज है, यहाँ पे हर एक चीज है वो स्पष्ट लिखी हुई है, कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, हर एक पॉइंट में स्पष्ट दे दिया। नोट, अन्य जिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र, मतलब लेटेस्ट आपका जारी किया हुआ होना चाहिए, पुराना वाला ये नहीं है 5-5 साल पुराना है वो आप ओबीसी वाला लेके घूम रहे हो, 7 साल पुराना लेके घूम रहे हो, ये सारी एकदम यहाँ पे स्पष्ट बातें दी हुई है। इसके बाद में आपके यहाँ पे जिला वाइज है वो आपकी पोस्ट आ जाती है, किस डिस्ट्रिक्ट में किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है, इनका अच्छे से आप अध्ययन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने बहुत से देखा है कि अपने तो इस कैटेगरी में, अपने तो नंबर इतने हैं, 5 जिले भर देते हैं और बाकी ई मित्र वालों को कहते हैं कि तू भर दे, मेरा तो इनमें हो जाएगा। ये केस मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं। क्यों? क्योंकि उसको क्या है कि 3-4 जिले वो अपनी मर्जी से बताते हैं, अपनी इच्छा से बताते हैं और उनको लगता है इनमें हो जाएगा। क्यों? आपसे ज्यादा नंबर किसी के नहीं हो सकते। तो इसलिए क्या है, आप पूरे के पूरे जितने 30 जिले दिए हैं वो सारे के सारे आपको प्राथमिकता क्रम से भरने हैं। लापरवाही मत करना इस चीज में, जिला भरते समय ये बात आप विशेष तौर से ध्यान आपको रखनी है। सभी बच्चों को बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। अगर आपका रीट 2021 में चयन होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, आप एक बहुत ही अच्छे सुशोभित मतलब प्रतिष्ठित पद है उसको सुशोभित करेंगे। और अगर इसमें 21 में नहीं होता है तो 22 की भर्ती तैयार है, सेकंड ग्रेड की और स्कूल लेक्चरर की भर्ती है वो आने वाली है, तो इसलिए पूरे जी जान से जुट जाइए और 2022 है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। सभी को नव वर्ष की एक बार फिर से मंगल कामना, शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।